वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो होता है एप्लीकेशंस ऑफ प्रीपोजिशन में, जो कि हम लोग इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है जनरल प्रीपोजिशन, यानी कि एग्जाम में भी जो क्वेश्चन मैक्सिमम आता है वो यहाँ से भी आता है, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से भी आता है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीपोजिशन का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर ये एक लंबा सेशन चलेगा प्रीपोजिशन को लेकर के। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रीपोजिशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो इन और एट। तो इन और एट का बहुत सारा यूज होता है, लेकिन उसी में से एक यूज क्या है कि इन हम लोग जैसे कि जानते हैं ये बिग प्लेस के लिए यूज होता है, और एट क्या होता है आपका स्मॉल प्लेस के लिए यूज होता है। ऐसे ही छोटा छोटा यूज हम लोग सीखेंगे, और भी डिफरेंट प्रीपोजिशन, जितना भी तरह का प्रीपोजिशन देखें इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। सेकंड जो ये आप देख रहे हैं इसको भरिए आप। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, एग्री होना किसी इंसान के साथ। अगर आप एग्री हैं इंसान के साथ तो क्या लगा दिए, विद लगा दिए, ये भी सही है। अगर आप एग्री हैं किसी प्रिंसिपल के साथ तो आप क्या लगाइएगा, इन। अगर प्रिंसिपल के साथ आप किसी प्रिंसिपल को लेकर के आप एग्री हैं तो क्या लगाएंगे, इन। यदि आप एग्री हैं प्राइस को लेकर के, ये एग्री हैं प्राइस को लेकर के, तो क्या लगेगा, खुद से जवाब कीजिए पहले। क्या होगा, एग्री ऑन प्राइस, यानी कि एग्री अगर आप प्राइस को लेकर के हो रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा एग्री ऑन प्राइस। और अगर आप एग्री हैं किसी प्रपोजल को लेकर के तो एग्री के साथ क्या लगेगा, टू। तो क्या देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। तो हम लोग ये सब भी चीज़ सीखेंगे कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन फिट होगा, ठीक है। तो आप एग्री के केस में याद रखिएगा, अगर किसी इंसान के साथ आप एग्री हैं तो विद, और अगर प्रिंसिपल के साथ तो इन, और एग्री अगर किसी प्राइस पे लेकर के हैं तो ऑन लगेगा, और अगर आप एग्री हैं किसी प्रपोजल को लेकर के तो वहाँ पे आप क्या यूज कीजिएगा, टू। चलिए, तो ये एक सेक्शन था, इसमें हम लोग ऐसे करके चीज़ों को सीखेंगे। सेकंड सेगमेंट अगर हम स्टार्ट करें तो सेकंड सेगमेंट है आपका कौन सा, फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब एक्चुअली अगर इसको थोड़ा सा समझें हम तो ये बनता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशंस। किससे बनता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो होता है ये इडियम्स बनता है, इडियम वाला में मीनिंग देता है, इडियमेटिक मीनिंग देता है। इडियमेटिक मीनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये लिटरल मीनिंग नहीं लेके आता है। एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग। जैसे कि देखो फ्रेजल वर्ब है तो ये बनता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से, और ये मीनिंग कैसा देता है, एडियोमेटिक मीनिंग देता है। और एडियोमेटिक मीनिंग का मतलब हुआ कि अगर आप किसी वर्ब का अपना मीनिंग निकालते हैं और उसमें प्रीपोजिशन का अपना मीनिंग लगा के सेट कीजिएगा तो मीनिंग सेट नहीं बैठेगा। तो यानी कि होता क्या है कि ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है तो क्या देता है, ये इम्प्लाइड मीनिंग देता है। तो यानी कि इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, इसका लिटरल मीनिंग लगाएंगे तो वो कुछ और ही मीनिंग दे देगा। जैसे कि अगर हम समझें लुक अप, लुकअप का मतलब क्या होता है, पहले खुद से सोचिए। लुकअप होता है टू सर्च। लुकअप क्या होता है आपका, टू सर्च। सेकंड, किसी भी चीज़ को खोजना तो वो होगा लुकअप। ये नहीं कि लुक मतलब देखना, ऊपर ऐसे देखने लगे, वो मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, टू सर्च। सेकंड है लुक असाइड। लुक असाइड का मीनिंग बोलिए तो क्या होगा आपका, लुक असाइड का होगा मीनिंग टू इग्नोर। टू इग्नोर करना किसी भी चीज़ को, वो होता है लुक असाइड। और लुक अप टू का सोचो, लुक अप टू का होगा टू रिस्पेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्ब के साथ जैसे ही प्रीपोजिशन लग रहा है तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग। कुछ मिलता जुलता आ सकता है लेकिन लिटरल मीनिंग नहीं आएगा। जैसे लुक इनटू का क्या मतलब होता है, टू इन्वेस्टिगेट। और लास्ट है आपका
लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या होगा? लुक आफ्टर का मतलब होगा टेक केयर। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझाएं। ऐसे ही बहुत सारा वर्ड्स होता है जिसको कि हम लोग इसमें देखेंगे एक फ्रेजल वर्ब का सेगमेंट में। सेकंड, इसके बाद अगर आप बात करें, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। सुपरफ्लस एक्सप्रेशन क्या होता है? कभी कभी प्रीपोजिशन में क्या होता है कि हम लोग हिंदी से मीनिंग लगा के सोचते हैं सेंटेंस को फिट करना, और वहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन, यानी कि इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन चूंकि हम लोग अगर उसको हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो वहाँ पे सही हो जाता है। इसलिए कभी भी प्रीपोजिशन को हिंदी से सीखना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए कभी भी प्रीपोजिशन को हिंदी मीनिंग निकालिएगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखिए समझिए इसका यूज क्या है। सुपरफ्लस एक्सप्रेशन का है, जैसे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। तो इस केस में अगर आप इसको हिंदी मीनिंग लगाइएगा तो हो सकता है कि आपको सही लगेगा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑन है ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। आप कहिएगा कैसे? तो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब का और इंट्रांजिटिव वर्ब का, जो कि पिछले फर्स्ट वाले वीडियो में अगर नहीं देखें तो उसको देखिए, वहाँ पे डिस्कस किए हुए डिटेल में थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जिसके बाद जो वर्ब का अगर आंसर व्हाट और हुम से आ जाए, वर्ब का आंसर किससे मिल जाए? व्हाट और हुम से, तो वो होता है ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव जिसका आंसर व्हाट और हुम से नहीं मिलेगा। ऐसे समझ सकते हैं, या समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक, ये हो गया। तो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कैसे पहचानेगा? अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब क्या है आपका ट्रांजिटिव, तो उसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे इंडिया अटैक्ड, व्हाट, क्या अटैक, किस पे अटैक किया? व्हाट या होम, किसको अटैक किया? इंडिया, पाकिस्तान को। तो व्हाट और या होम, ये दोनों में से किसी का आंसर आ रहा है, तो अगर आंसर आ गया तो वहाँ पे ये प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन नहीं लगा देते हैं हम लोग, अगर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्ज़ा, आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्ज़ा, फिर हिंदी लगाइएगा तो लगेगा आपको ये सेंटेंस सही है। आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया, क्या? पिज्ज़ा के लिए ऑर्डर किया। तो यहाँ पे फिर से फॉर क्या है? सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आई ऑर्डर्ड व्हाट, पिज्ज़ा। अगर वो ऑर्डर का आंसर डायरेक्ट मिल रहा है व्हाट से, तो यानी कि ऑर्डर क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगा। तो कुछ इस तरह से भी एरर कराया जाता है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे सही किया जाएगा। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बाद की प्रीपोजिशन नहीं आता है, जैसे कि हम एग्जांपल्स लिख दें आपके लिए, तो जैसे डिस्क्राइब, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कभी कभी आपको लगा के दे देगा, या फिर डिस्क्राइब दे देगा, या डिस्कस अबाउट। तो समझे, डिस्क्राइब, डिस्कस, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट खुद आएगा, इसके बाद कभी भी अबाउट नहीं लगेगा। जैसे कि इन्वेस्टिगेट इनटू, फिर यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होगा। जैसे ऑर्डर्ड फॉर, अभी बोले ऑर्डर फॉर, ये भी फॉर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अटैक्ड, देखिए अभी फर्स्ट एग्जांपल में अटैक्ड ऑन, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अटैक्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा। एम्फेसिस्ड ऑन, एम्फेसिस्ड ऑन, इसके साथ भी ऑन लगाना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंटर इनटू, अगर आप यहाँ भी लगा देते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि ये भी जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखे, ये सब क्या है? आपका सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। क्या है? सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल कोलोकेशन।
यानी कि इसका एक और नाम है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के भी नाम से जानते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक साथ आता है। जैसे इसको हम लोग डिफाइन ऐसे एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words which by default a group of words which by default come together। नहीं, by default ये एक साथ ही होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं, कौन कौन सा है जो कि हमेशा आएगा, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एंग्री, एंग्री एट होगा, ठीक है, और एक एंग्री विद। आप लोग बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, कब लगाएंगे एंग्री एट और कब लगाएंगे एंग्री विद, ये थोड़ा सोचिए, तब तक और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। और एक है ब्लाइंड ऑफ, ठीक है, और एक है ब्लाइंड टू। सोच के बताइए थोड़ा सा कि ब्लाइंड ऑफ कब लगेगा और ब्लाइंड टू कब बनेगा। ये एक ऐसा वर्ड का ये है, क्या बोलते हैं उसको, कोलोकेशन, प्रीपोजिशनल कोलोकेशन, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कम टुगेदर, वो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो आप बताइए एंग्री एट कब लगेगा और एंग्री विद कब लगेगा। आई होप सोच लिए होंगे आप लोग। तो एंग्री एट होता है समथिंग, दिख रहा है बालक, एंग्री एट समथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ पे एंग्री होते हैं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एट। और एंग्री विद कब लगेगा, एंग्री विद लगता है पर्सन के लिए, ठीक है, क्लियर। और जैसे ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ मतलब क्या होता है, ब्लाइंड ऑफ का कब लगाते हैं, इफ़ वन आई इज डैमेज्ड। अगर कोई इंसान एक आँख से एक आँख उसका डैमेज है तो वहाँ पे लगेगा ब्लाइंड ऑफ, यानी कि ये हो गया फिजिकली। ब्लाइंड ऑफ किसके लिए है, फिजिकली अगर ब्लाइंड है तो वो क्या बोलेंगे इसको, ब्लाइंड ऑफ। और ब्लाइंड टू कब लगेगा, जब कोई मेंटली, कहता है ना मेंटली, मानसिक रूप से अगर कोई अंधा है, या फिर मेंटली मतलब नज़रअंदाज करना, इसको समझ सकते हैं, नज़र अंदाज करना। अगर आप किसी भी चीज़ को जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो मेंटली कर रहे हैं आप उसको नज़रअंदाज, तो वहाँ पे लग जाएगा ब्लाइंड टू। और अगर कोई इंसान फिजिकली ब्लाइंड है तो वहाँ पे लगेगा ब्लाइंड ऑफ। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो ये सब कुछ कुछ प्रीपोजिशन का यूज है जिसको कि हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। अभी जो हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से जो डिस्कस करेंगे वो जनरल प्रीपोजिशन करेंगे, जो कि हम लोग बहुत गलती करते हैं उसमें, हिंदी से मीनिंग लगा के। एक एक प्रीपोजिशन का 10-10, 12-12 मीनिंग आता है और वहाँ पे हम लोग रट के रहते हैं ऑन मतलब पर, इन मतलब में, तो वो एक गलत तरीका है सीखने का। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना पढ़िएगा उतना कम लगेगा, मतलब प्रीपोजिशन को जितना पढ़ा जाए उतना कम महसूस होगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना पढ़ें, ठीक है। चलिए, और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर।